एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप सब ने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन तो पढ़ा ही हुआ है। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन द सेंस कि आपको पता है कि फ्रिक्शंस के लॉज क्या हैं, जैसे कि एरिया का इंडिपेंडेंट होता है और वो सब। कूलम फ्रिक्शन के जो जनरल लॉज हैं वो सब आपको पता है। एंड देन आई अंडरस्टैंड दैट आपको ये भी पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज, हाँ वो सारा जो चीज़ है वो मैं एज्यूम करूँगा कि आपको पता है। तो हम इस यूनिट में फिर पढ़ेंगे क्या? तो मेजर चीज़ है हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और उन एप्लीकेशंस में 3 एप्लीकेशंस बहुत मेजर हैं। एक है यू कैन से ए मशीन, हाँ एक वेज है जो यूज़ करा जाता है टू लिफ्ट सम हेवी वेट। ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द टॉपिक। सेकेंड टॉपिक इज़ अ स्क्रू थ्रेड। ओके, ये स्क्रू थ्रेड जो है वो 2 चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है। एक तो है टू अगेन लिफ्ट वेट और समथिंग, जैसे कि हम स्क्रू जैक में यूज़ करते हैं ना गाड़ियों में, एंड और दूसरा एक है कि पावर ट्रांसमिशन। ओके, किसी कहीं कभी कभी ना मतलब पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए भी एक स्क्रू थ्रेड का यूज़ होता है, तो वो एक टॉपिक है। और तीसरा है वो भी पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड है, बेल्ट एंड पुली ड्राइव। तो ये जो 3 मेजर टॉपिक्स हैं वो हमारे डिस्कशंस के फोकस में रहेंगे। लेकिन उससे पहले उस पर मैं थोड़ा आऊँगा टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। लेकिन उससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो पर्सपेक्टिव है, जो देखने का तरीका है ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रिक्शन का, वो है टू सी द फ्रिक्शन एज एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि आप सोचो कि कोई एक बॉडी है विच इज़ ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो मतलब मैं अभी क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि 2 तरीके हैं फ्रिक्शन को विजुअलाइज करने का, और जनरली स्टूडेंट्स एक तरीके से बहुत कंफर्टेबल होते हैं टिल द 12th स्टैंडर्ड, क्योंकि दैट इज़ हाउ दे जनरली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। लेकिन एक दूसरा जो तरीका है, दो वो पढ़ाया जाता है 12th में, बट दे आर नॉट वेरी हैबिचुएटेड विद दैट। वो क्योंकि बार बार वो यूज़ नहीं करते हैं, तो वो तरीका देखने का जो है फ्रिक्शन को, वो जनरली नेचुरल नहीं होता है उनको। बट हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं या हम जो सॉल्व करने वाले हैं, उसमें वो तरीका और वो पर्सपेक्टिव, वो जो नज़रिया है देखने का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए मैं वो टॉपिक थोड़ा डिस्कस करूँगा। बाकी सब मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको वो सारा पता है। ओके, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F। ठीक है, तो अब इसका सोचो आप मास m है और ग्रेविटी जो है वो g है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि अगर मैं ऐसा प्लॉट करूं कि मैं फ्रिक्शन जो अप्लाई कर रहा हूँ वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और वो एग्जैक्टली सेम होगा टू द अप्लाइड फोर्स, तभी वो बैलेंस में रहता है। ओके, और एक लिमिट जब क्रॉस होता है तो वो मूव करना शुरू करता है। ठीक है, तो अब वो उसमें कैसा है कि इसका जो वेट है वो mg डाउनवर्ड का एक्ट करता है, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ग्राउंड देता है r। ठीक है, या फिर मैं n लिखता हूँ उसको, आई विल राइट इट एज n फॉर नॉर्मल रिएक्शन। और आप सबको पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस तरफ काम करेगा, मैं इसको Fr रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रिक्शन। तो अब हमको पता है कि अगर मैं छोटा सा फोर्स देता हूँ कि अभी ये मूव नहीं कर पा रहा है, तो वो धीरे धीरे ऐसे शुरू होता है,
एंड देन दोज टू आर इक्वल एक्चुअली, है ना। ऐसा 45 डिग्री पे ये मूव करेगा, मतलब इंक्रीज होगा। इस डायरेक्शन में मैं एफ आर ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी, एफ आर, और ये एफ है। तो जैसे जैसे मैं एफ बढ़ा रहा हूँ, एफ आर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि इसको बैलेंस में रहना है। बट लेकिन एक पॉइंट आएगा जब वो फिर मूव करने लगेगा और ये एफ आर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सो दिस मच ऑल ऑफ यू नो दैट, एंड इनफैक्ट यहाँ पे एक ऐसे किंग सा आता है और ये ऐसे रहता है, ठीक है ना। तो और यहाँ से आप कितना भी फोर्स इंक्रीज करो, ये फ्रिक्शनल फोर्स चेंज नहीं होता है और ये एक्सेलरेट करने लगता है, बिकॉज नाउ द डिफरेंस ऑफ फोर्स एंड फ्रिक्शनल आर डिफरेंट, फ्रिक्शनल फोर्स आर डिफरेंट। तो वो जो डिफरेंस के वजह से एक्सेलरेट करने लगता है ना। तो ये नॉर्मल फोर्स के कॉन्सेप्ट हैं। अब हम पूरे कोर्स में इस किंक को ऑलमोस्ट ऑलवेज नेग्लेक्ट करेंगे और हमारे लिए यहाँ से ही ये मतलब अगर नॉट स्पेसिफिकली कहीं पे मेंशन नहीं है तो हम इसको ऐसे ही एज्यूम, सॉरी, ऐसे ही सीधा एज्यूम करेंगे। वो किंग कभी ज़रूरत होगा तो वी विल यूज़ इट। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो यू कैन एज्यूम लाइक दिस, ओके। नाउ तो अब मैं जो नया पर्सपेक्टिव है वो क्या बता रहा था कि दिस इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, ऑल ऑफ यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद दिस पर्सपेक्टिव। तो दूसरा क्या है कि हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे हम सोच सकते हैं कि ग्राउंड इज रिएक्टिंग एट ए पर्टिकुलर एंगल एंड दिस द टोटल रिएक्शन आर, ठीक है। और उस रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट को बैलेंस करता है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फ्रिक्शन देता है या फिर इस एफ को बैलेंस करने की कोशिश करता है जब तक वो कर पाता है। दैट्स द आइडिया। अब इसका फ़ायदा क्या है वो तो बाद में जब हम पढ़ेंगे, मतलब एप्लीकेशंस हम देखेंगे कि ऐसे सोचने में फ़ायदा क्या है, फिर मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन पहले देखते हैं कि इसको कैसे विजुअलाइज करना है। जैसे आप जब भी आप एफ आर एंड एन के टर्म में विजुअलाइज करते हो उसको, तो इट्स लाइक यू नो द कॉम्पोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर। और ये जो आर अगर हम कंप्लीट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करके विजुअलाइज करते हैं फ्रिक्शन को, तो वो होता है यूनिट वेक्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ओके। सो इन दैट वे यू कैन थिंक ऑफ। तो डिफरेंस, तो फ़ायदा क्या है अब इसमें देखो आप कि जो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड का जो इन्फॉर्मेशन है वो स्प्लिट हो गया है, और जब वो नॉर्मल है जो यूनिट वेक्टर फॉर्म में वही तो होता है कि मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कम्प्लीटली स्प्लिट। लेकिन अब इसमें जो कि आप काफ़ी एक्वेंटेड हो इस मेथड ऑफ थिंकिंग से कि कंपोनेंट फॉर्म, उसमें ये दोनों मिक्स्ड होते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इंफॉर्मेशन ऑफ एंगल दोनों मिक्स्ड है। बट इसके भी फायदे हैं, बट दिस विल बी मोर यूजफुल, एटलीस्ट you should be comfortable with both the views, okay। now अब क्या होता है, जैसे कि आप ऐसे सोचते हो हमेशा कि जैसे ही मैं फ्रिक्शन बढ़ाता हूँ ये जो वेक्टर है वो पहले ज़ीरो रहता है और धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है, राइट, है ना। ये इसका जो लेंथ है, क्योंकि ये n जो है वो तो कांस्टेंट है, दैट इज़ हाउ यू आर हैबिचुएटेड टू थिंक। n कांस्टेंट है, mg क्योंकि एक्ट कर रहा है तो mg इक्वल टू n। अब जैसे ही मैं इंक्रीज़ किया फोर्स तो ये वेक्टर जो है वो इंक्रीज होता गया और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा जब इसका लेंथ और इसके लेंथ बराबर हो गए तो ये मूव करने लगा। और ये एफ आर जो है, आई कैन राइट इट हियर, ये एफ आर जो है वो म्यू टाइम्स आपका एन है और म्यू जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। सो दैट यू ऑल ऑफ यू नो व्हाट इट मीन्स एंड so frictional force is proportional to the normal reaction। अब जो वो तरीका था कि ये वेक्टर सोचने का तरीका, वो वेक्टर ये बढ़ता गया और एक लिमिट के बाद वो बढ़ नहीं पाएगा, ये उसके आगे बढ़ जाए तब भी ये वहीं पे रह जाएगा। सो दैट्स द मीनिंग। अब इसके केस में क्या होगा कि आपको ये सोचना है ये जो वेक्टर है वो पहले ऐसा n के साथ कोइंसिडेंट था, नॉर्मल वेक्टर के अलॉन्ग ही वो एक्ट कर रहा था,
और जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई करना शुरू किया तो ये धीरे से ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट होने लगा और इसका लेंथ भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा क्योंकि ये फिर क्योंकि ये दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस n विच इज़ अ कांस्टेंट एंड दिस स्मॉल लेंथ विच इज़ इंक्रीजिंग, तो इसका लेंथ भी बढ़ने लगा। ओके, और ये ऐसे टिल्ट होते हुए एक एंगल पे आएगा, मानो ये एंगल थीटा है, ये थीटा बढ़ रहा है और जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा जिस पे आप इसको फिक्स कर रहे थे, उस एंगल पे वो थीटा कांस्टेंट रह जाएगा। इसके आगे ये जो एरो है वो और इंक्लाइन नहीं हो सकता, वहीं पे अटक जाएगा, आप कितना भी उसके आगे फोर्स लगाओ। ठीक है, तो दैट इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस, क्या बोले, दिस फ्रिक्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अब एक चीज़ हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, और ये थीटा क्या होगा, ये साइड हो गया आपका म्यू एन और ये है एन, सो जो आपका टेन थीटा है, tan of theta is nothing but mu, right? Mu n over n is tan theta, so mu is equal to tan theta. तो उस एंगल पे जाके वो अटक जाएगा जिसका टेंजेंट होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसके आगे वो और इंक्लाइन नहीं हो सकता। तो दीज आर द टू वेज। अच्छा, तो इसके फ़ायदा क्या हमें बताने वाला था, राइट? अब देखो आप, जब हम कंपोनेंट फॉर्म में इसको देखते हैं तो इस बॉडी पे अभी 4 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, जैसे कि Fr है, N है, Mg है और F है ना, 4 फोर्सेस। लेकिन अगर हम टोटल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड के वे में सोचें तो 3 फोर्सेस हैं, Mg वेट है, R है और F है। और हमने पढ़ा था कि जब 3 फोर्स मेंबर होता है कोई, तो उसके इक्विलिब्रियम को एनालाइज करना बहुत इजी है, क्योंकि टेल टू टिप अगर फिक्स करें तो ट्रायंगल बनेगा, टिप टू टिप करेंगे तो दे शुड पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ 3 फोर्स मेंबर्स, वो आप इजीली इस पे लगा सकते हो अगर आप टोटल रिएक्शन के टर्म में सोचना शुरू करोगे तो। ओके, 4 फोर्स के लिए वैसा तो कुछ है नहीं, है ना, या तो 2 फोर्स मेंबर्स के लिए है या तो 3 फोर्स मेंबर्स के लिए है। और हम इनफैक्ट देखेंगे कि ऐसे सोच के ना ये धीरे धीरे कभी कभी 2 फोर्स मेंबर के भी कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसका यूज़। सो 2 फोर्स मेंबर एंड 3 फोर्स मेंबर का जो कॉन्सेप्ट, इसीलिए ये जो वे ऑफ थिंकिंग है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब तो मैं ये बता रहा था ना कि हम पढ़ेंगे 3 चीज़ें, इसको मैं कि एक है वेज। अब ये कॉन्सेप्ट है, अब मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस अंडर द टॉपिक ऑफ फ्रिक्शन। एक है वेज, दूसरा है आपका स्क्रू थ्रेड, एंड तीसरा है आपका पुली ड्राइव। ठीक है, अब ये जो 2 चीज़ें हैं ये तो रियल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है। अब इसको आप बोल भी सकते हो कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, लेकिन जनरली ये कभी यूज़ ऐसा होता नहीं है, रेगुलरली कभी कभी होता है। बट मेन चीज़ है कि इफ़ वी अंडरस्टैंड दिस, इसको समझना बहुत ईजी होगा। ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्रू थ्रेड्स एंड पुली ड्राइव। लेकिन स्क्रू थ्रेड समझने के लिए अगर हम वेज को अच्छे से समझते हैं तो ये समझना बहुत इजी होगा। तो वो मैं एक आपको समझाता हूँ कि क्यों वो रिलेटेड है। कि आप देखो कि अभी हम कुछ मैथ्स पे नहीं जाएंगे, वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट्स कॉन्सेप्ट। ओके, ये भी एक पर्सपेक्टिव ही है कि सोचो एक ग्राउंड है और इस पे हमने एक वेज रखा हुआ है, ऐसा, इसी को वेज बोलते हैं। ठीक है, मतलब ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर मैं इसको अगर ग्राउंड बोलूँ, मैं अगर 3D में इसको देखूं
तो ये कुछ ऐसे दिखेगा कि ठीक है, ऐसा एक वेज है जो कि ग्राउंड पे है। ठीक है, तो वैसा है। इनफैक्ट आई थिंक दिस इज बैड ड्राइंग, सॉरी, क्योंकि ग्राउंड में अगर ऐसे ड्रॉ करूं तो शायद बेहतर होगा। ठीक है, तो वैसा कुछ है। और हम जो वेट को लिफ्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐसा कुछ अगर है, ठीक है, और तो हम इसको लिफ्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं जनरली कि यहाँ पे कुछ रोलर सपोर्ट जैसा देते हैं ताकि ये इधर मतलब स्लिप ना कर जाए, ऐसा कोई रोलर सपोर्ट। ओके, और उसके बाद ये या इस साइड से इसको फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया तो इसको और कोई तरीका नहीं है, तो इसको ऊपर उठना ही है। तो ये जो मास है, आप सोचो ये कैपिटल M है, और इसके रेस्पेक्ट में ये जो वेज का मास है ना वो बहुत नेग्लेक्टेड होता है जनरली, क्योंकि ये भी अगर हैवी है तो फिर ये फोर्स अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो जनरली क्या करना चाहिए कि हमको काफ़ी लाइट बट स्ट्रॉन्ग वाला वेज लेना चाहिए। जनरली ऐसा लिया जाता था जब पुराने ज़माने में जब लिफ्ट करते थे, तो दिस यूज टू बी वन ऑफ द वेज। हाँ, ये एक तरीका होता था मास को लिफ्ट करने का। एक वेज लो, आप वहाँ से धीरे धीरे फोर्स अप्लाई करो तो ये ऊपर उठता जाएगा। फिर यहाँ तक आप भर दो जहाँ तक ये उठ गया, फिर इस वेज को ऊपर लो, फिर से फोर्स अप्लाई करो। सो दैट इज़ द वे यू कैन एक्चुअली लिफ्ट एनी मास। अब लेकिन अगर वेट काफ़ी बड़ा है तो उसको लिफ्ट करने के लिए हमारे पास फोर्स अगर लिमिटेड है कि हम जितने फोर्सेस को ढकेल सकते हैं वो लिमिटेड है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एंगल है ना, ये अल्फ़ा, सोचो ये एंगल अल्फ़ा है, इसको थोड़ा डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा कोई अगर हम लें, ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये तो ऐसे ही मतलब मैंने ड्रॉ किया। तो उसी हाइट तक अगर मुझे उठाना है, ये हाइट, ठीक है, तो मुझे लंबा सा वेज लेना पड़ेगा। पहले ये L था, अभी ये L प्राइम हो गया। L प्राइम will be more than L if alpha dash or alpha prime if alpha prime is less than alpha, right? और हम अभी क्या है कि कम फोर्स से इसको लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वही है कि मतलब लेकिन हमको अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। मतलब जो ये वेज है वो हमको बहुत लंबा सा लेना पड़ेगा। नाउ दैट्स ए डिफ़िकल्टी, राइट? क्योंकि अगर काफ़ी छोटा हम अल्फ़ा लेना चाहते हैं तो ये बहुत लंबा लेना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए somebody thought कि क्यों ना हम इस वेज को किसी एक सिलेंडर पे ऐसे लपेट दें। मतलब मैं यहाँ पे इसको मूव करता हूँ थोड़ा, so that I'll get some space। तो ये वेज था। अब आप सोचो कि किसने क्या किया कि एक ऐसा सिलेंडर लिया, ठीक है, और उस सिलेंडर को के ऊपर मैं इस सिलेंडर को भी थोड़ा इस तरफ शिफ्ट करता हूँ क्योंकि तो अब ये जो वेज था मानो यहाँ पे है,
ऐसा वेज था, ठीक है, सॉरी दैट वाज बैड ड्राइंग। तो ये ऐसा है और यहाँ से ऐसा है। इनफैक्ट ये मुझे इरेज करना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ है। सो ये वेज है। इनफैक्ट मैं इसको भी इरेज कर ही देता हूँ सो दैट विल बी क्लियर। ठीक है, अब अगर मैं इसको वैसे इसके ऊपर लपेट दूँ, रैप कर दूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, कि ये इस तरफ से, सॉरी थिकनेस काफ़ी बड़ा है। तो ये जो है ये ऐसे जाएगा और ये कुछ इस तरफ जाएगा और यहाँ से कुछ ऐसे निकल के ऐसे जाएगा, राइट, ऐसा। और इसका जो वॉल है कुछ ऐसे दिखेगा, है ना। सो अगर ऐसा कुछ है, सो यहाँ से मैं इसको इरेज थोड़ा कर देता हूँ, इट विल बी क्लियरर। ग्रेट, गुड। सो अब यहाँ से भी ऐसे थोड़ा देखिए, हाँ, तो ये जब मैं इसको ऐसे रैप कर लेता हूँ तो ये बन जाता है हमारा स्क्रू थ्रेड। तो अभी आप देखो कि मुझे अगर कोई वेट लिफ्ट करना है तो अगर वो वेट यहाँ पे है, ऐसा कोई चीज़ है ना, यहाँ पे अगर ऐसा कोई चीज़ है, तो अगर मैं इस साइड को कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस से इसको रोक लूँ कि गिर ना जाए, और उसके बाद मैं अगर इस चीज़ को ऐसे घुमाऊँ विथ अ मोमेंट m, तो आप देखो ये जो ऑरेंज वाला ऑब्जेक्ट है ये इस पे स्लाइड करता हुआ ऊपर उठेगा। जैसे यहाँ पे ये स्लाइड करता हुआ ऊपर उठ रहा था ना, इस फोर्स के वजह से मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा था, और क्योंकि इसको और कहीं जाने का मतलब ऑप्शन ही नहीं था तो ये ऊपर जा रहा था। सेम चीज़ है, अब ये जो ऑरेंज ऑब्जेक्ट है ये कहीं और नहीं जा सकता, खाली ऊपर जाने के लिए उसको फ्रीडम है। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो इस स्लाइडिंग सरफेस पे वो स्लाइड करता हुआ ऊपर जाएगा, ना तो ये इस तरफ जाएगा ना तो इस तरफ जाएगा, खाली ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। सो दैट मीन्स दैट इज़ हाउ हम जो वेज को है, एक लंबा सा वेज था, उसको हमने बहुत कम जगह पे एक स्क्रू थ्रेड बना दिया, जबकि काम वही कर रहा है ऊपर उठाने का। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हम इसको जो पढ़ेंगे वेज, उसको पढ़ेंगे मेनली टू अंडरस्टैंड द स्क्रू थ्रेड, जो कि हमारा एक मेजर फोकस है, एंड उसके बाद हम जाएंगे पुली ड्राइव पे, जो कि और एक पावर ट्रांसमिशन मेथड है। तो ये दो तरीके हम, so this will be our total discussion under friction. So see you in the next segment with discussion on the wedges.